नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक बार पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज ऐसे ही लोगों की बात करनी है जिन्होंने हमारे देश के एविएशन सेक्टर में सुराख कर दिया। 2 दिन में 2 बड़ी खबरें आई। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की गिरफ्तारी और गो फर्स्ट की फ्लाइट्स 10 सितंबर तक ग्राउंडेड रहेंगी। जेट एयरवेज हो या सहारा या फिर किंग ऑफ गुड टाइम वाला माल्या, याद होगा आपको। ऐसा क्या हुआ कि इनकी कंपनियों की उड़ान पर ब्रेक लग गए? हमारी फ्लाइंग इंडस्ट्री फ्लाई क्यों नहीं कर पाती? सिग्नेचर स्टोरी में पंक्चर हुई हवाई सफर की पूरी कहानी पूरे हालचाल के साथ। स्कूलों में टीचर नहीं है और टीचर की नौकरी मांग रहे बेरोजगारों की महापंचायत हो रही है। नौकरी को लेकर यूपी से बंगाल और पंजाब से लेकर राजस्थान तक क्या सिचुएशन है? कितनों को मिली, कितनों की लटकी हुई है, अटकी हुई है नौकरी? आज एक्सक्लूसिव में ये सब बताएंगे। हिल स्टेशन कितना भार सह सकते हैं? केंद्र सरकार इसकी स्टडी करवा सकती है। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में मॉनसून के दौरान हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हल्फनामा दिया है। फैक्ट फाइंडिंग में पड़ताल हिमालय पर्वत से सटे हिल स्टेशंस की होगी। पता है, आज वर्ल्ड समोसा डे है, लेकिन यह समोसा हिंदुस्तानी है या विदेशी? समोसा आपके स्नैक्स का हिस्सा कैसे बना? बी पॉजिटिव में समोसे का पूरा साम्राज्य। एक वक्त था जब जेट एयरवेज की जमीन से लेकर आसमान तक दोनों जगह तूती बोलती थी, पर खराब मैनेजमेंट के कारण पहले एयरवेज का दिवाला निकला और अब उसके मालिक नरेश गोयल गिरफ्तार हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ? इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा कारोबार और ब्रांड्स स्थापित करने के बावजूद नरेश गोयल, उनके जेट एयरवेज के इतने बुरे दिन कैसे शुरू हुए? क्यों ये बुरे दिन देखने पड़े उनको? नरेश गोयल का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं। एक एयर टिकट कंपनी में नौकरी शुरू की, फिर खुद की ट्रैवल एजेंसी खोली, फिर एयरलाइंस शुरू की और उसे भारत के सबसे बड़े और लग्जरी एयरलाइंस के तौर पर स्थापित किया। भारत की उभरती इकोनॉमी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हुए। अपने समय में जेट एयरलाइंस साउथ एशिया की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस थी। कम ही लोगों की ऐसी किस्मत होती होगी। नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि नरेश गोयल ने धोखाधड़ी की है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि ये सब कुछ जेट एयरवेज के नाम पर हुआ। मतलब जिसके हाथों में जेट को उबारने की जिम्मेदारी थी, वही जेट एयरवेज को डुबोने का सूत्रधार है। नरेश गोयल ने कैनरा बैंक से 848 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। उसी कर्ज में से 538 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। बैंक की ओर से धोखाधड़ी की शिकायत पर सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई ने गोयल फैमिली और जेट के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच को आगे बढ़ाया। सामने क्या आया? गोयल ने कर्ज की रकम का नाजायज खर्च किया। फर्नीचर, शॉपिंग, ज्वेलरी खरीदने में खूब पैसे खर्च किए। नरेश गोयल ने पत्नी और बच्चों के खातों में पैसे डाले। गोयल के घर के कर्मचारियों की सैलरी भी कर्ज के पैसे से दी जाती थी। बेटी की कंपनी चलाने के लिए भी रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा भी बहुत कैनरा बैंक वाले लोन से किया गया। ऐसी कंपनियों में निवेश किया गया जहां से कभी पैसे आने ही नहीं थे। उन कंपनियों को लोन दिया गया जो पहले से ही कर्जदार थी। शेल कंपनियों के जरिए टैक्स हेवन देशों में पैसे भेजने के आरोप हैं। इसके अलावा विदेशों में प्रॉपर्टी में निवेश करने के भी आरोप हैं। ईडी के आरोप सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि जिस कर्ज से नरेश गोयल को जेट एयरवेज को मुसीबत से निकालना था, वह रकम नरेश गोयल ने अपने अच्छे दिनों के लिए खर्च कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि देसी एविएशन इंडस्ट्री के राजा जेट एयरवेज की उसी के मालिक की वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई। और जिस जेट एयरवेज से देश के एविएशन मार्केट को रफ्तार मिलने की उम्मीद थी, उस पर अपने ही मालिक की कारगुजारियों के चलते ताला लग गया।
नरेश गोयल ने जेट एयरवेज की नींव रखी थी। आज जेट एयरवेज भले ही एयरलाइन इंडस्ट्री का इतिहास बन चुकी है, लेकिन नरेश गोयल ने शुरू से ही ऊंचाई को छूने का सपना देखा और उसे साकार भी करके दिखाया। नरेश गोयल कहां के रहने वाले थे? पंजाब के संगरूर जिले से आते थे। 48 साल पहले 1975 में नरेश गोयल दिल्ली आ गए। दास एयरलाइंस नाम की कंपनी से एयर टिकट बेचने लगे, टिकटिंग का काम करने लगे। बंगाली मार्केट में एक मिठाई की दुकान में भी नौकरी की। कुछ दिन बाद खाड़ी देशों के एयर टिकट की बिक्री शुरू हुई तो कामयाबी मिली। चार्टर्ड प्लेन से बिजनेस की शुरुआत की। नरेश गोयल ने 1993 में जेट एयरवेज की नींव रखी, उड़ानें शुरू की। वर्ल्ड क्लास सर्विस और वक्त की पाबंदी के नाम से ये लोकप्रिय हो गई। लेकिन बदलते वक्त में नरेश गोयल से कुछ गलतियां हुई, कुछ गलत फैसले हुए। उनके गलत कदमों ने पूरी कंपनी की नींव को खोखला कर दिया। इसके बाद जेट एयरवेज पर आखिरकार ताला लग गया। हवाई जहाज कंपनियां क्रैश लैंडिंग की बात में क्यों फंस जाती हैं और कैसे इन कंपनियों की क्रैश लैंडिंग होती है, इस पे हमने सोचा कि क्यों ना विस्तार से चर्चा की जाए। तो अकेले नरेश गोयल ही नहीं है, और भी हस्तियां हैं जो जमीन से उठकर आसमान तक गई और फिर उल्टे मुंह नीचे आ गिरी। एक और नाम बता देते हैं आपको। ऐसे ही दौर में एक और नाम फेमस हुआ था, किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से मशहूर फेमस विजय माल्या। कारोबारी थे, बेंगलोर में बड़ा लंबा चौड़ा धंधा था। ग्लैमर और चकाचौंध वाली किंगफिशर एयरलाइन कुछ साल तो ठीक ठाक चलती रही, ये उन्हीं की थी, लेकिन वो भी बहुत जल्दी बंटाधार हो गई। बियर कंपनी किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। ये देखिए बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कैसे, मतलब मालामाल से कैसे कंगाल होने वाला सफर होता है वो है। 2003 में विजय माल्या ने शुरुआत की। उनके पास क्या था? एयरबस A320 और ATR विमानों का एक बड़ा बेड़ा था। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करते थे, विदेश भी जाती थी, घर में भी आती थी। 2007 में विजय माल्या ने एयर डेक्कन खरीद ली, एक और कंपनी खरीदी। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन हो गया, उनके ऊपर लोन चढ़ गया। अब आ जाइए 2012 में, फ्लाइंग लाइसेंस कैंसिल, क्योंकि जब आप डिफॉल्टर होते हैं, कोई भी क्राइसिस खड़ा होता है, आपका 2012 में जो है वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। करीब 9091.40 लोन डिफॉल्टर थे उस वक्त ये, और ये करोड़ों के हिसाब से रकम बता रहे हैं। और 2014 में जाके ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई। लोन ना चुका पाने की वजह से विजय माल्या विदेश भाग गए। आप सब जानते हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं लंदन में। बैंकों ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया। कंपनी के पतन की वजह क्या था? कैसे दुनिया में नामचीन एयरलाइंस बन चुकी किंगफिशर तबाह हुई? ये हमें लगा एक्सपर्ट से पूछते हैं। एविएशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है उसका फ्यूल कॉस्ट। और अगर फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट 60% ऑफ जो आपकी पैसेंजर टिकट होती है उसकी कॉस्ट होती है। दूसरा होता है उसका हैंडलिंग चार्जेस। तीसरा होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, कि आप उसको कितने समय तक इस्तेमाल कर पाते हैं जब तक वो आपके पास लीज में रहता है, कितना उसको टर्न आउट उससे आप ले सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सरकारी पॉलिसीज़, कि अगर उसमें मान लीजिए रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हैं तो इसके कारण भी कंपनियों को नुकसान होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है, फ्यूल कॉस्ट बहुत हाई है, पायलट एंड केबिन क्रू की जो सैलरीज हैं वो बहुत हाई है। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स, तो जब तक कि जो इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों कॉस्टिंग्स में सिनर्जी नहीं ला पाएगा, प्रॉफिट मिलना मुश्किल है। अच्छा, ये कोई 2 ही कंपनियां नहीं थी जो एविएशन सेक्टर में कंगाल हो गई। दिग्गज कंपनियां और भी हैं। सहारा एयरलाइंस भी बेसहारा हुई थी। एक दौर वो था जब सहारा ग्रुप टीम इंडिया क्रिकेट वालों को स्पॉन्सर करते थे, लेकिन बुरे दिन आए तो कंपनी कभी बुलंदी की उड़ान भरी नहीं पाई। सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय सहारा ने 20 सितंबर 1991 को इस कंपनी की शुरुआत की, सहारा एयरलाइंस की। सुब्रत राय ने एयर सहारा की शुरुआत की। बोइंग 737 और एम्ब्रेयर विमानों का एक बेड़ा बनाया इन्होंने उस दौर में। 2007 में जेट एयरवेज की सहायक कंपनी बनी, दोनों का आपस में अलायंस हुआ। जेट एयरवेज को सहारा अलायंस को बेच दिया। जेट एयरवेज जो थी उसे सहारा अलायंस को बेच दिया। जेट एयरवेज के साथ ही सेवाएं बंद हो गई और डेट क्या थी? अप्रैल 2019। मतलब जब जेट बंद हुआ तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। तो ये सहारा
का पूरा एम्पायर दिखाया, कैसे उन्होंने 93 में शुरू की और कैसे 19 में आके सब कुछ बंद हो गया, बीच में मर्जर भी हुआ। 2 और एविएशन कंपनियां उड़ते उड़ते हाँफने लगी और उसमें से एक का नाम जो है वो गो एयर है। 2018 में गो फर्स्ट एयर सर्विस की शुरुआत हुई थी। 2018 14 जगहों पर गो फर्स्ट एयर की फ्लाइट जाती थी, इनमें से 27 घरेलू थी और 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी। लेकिन अभी आधे से ज़्यादा जहाज ज़मीन पर है। हालात ये है कि फ्यूल भराने के लिए पैसे नहीं है। जैसे अभी बता रहे थे एक्सपर्ट की फ्यूल सबसे महंगी कॉस्ट होती है। पिछले 3 महीने से गो फर्स्ट की फ्लाइट्स बंद हैं। यही हाल एयर इंडिया का भी था। देश की अपनी एयरलाइंस कही जाती थी एयर इंडिया। एयर इंडिया की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ये बताते हैं। 1932 में देश की पहली कॉमर्शियल एयरलाइन शुरू हुई। JRD टाटा एयर इंडिया की शुरुआत हुई। 1935 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया। बंद होने से पहले, अब जब पीछे हल्ला मचा और बंद हुई, बंद होने से पहले 300 करोड़ महीना सिर्फ उसके कर्मचारियों की सैलरी का खर्च था। करीब 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। टाटा ग्रुप महाराजा को बचाने के लिए, क्योंकि हमारी एयरलाइंस को महाराजा के नाम से बुलाया जाता था, तो टाटा ग्रुप एक बार फिर इसे बचाने के लिए आगे आया। एविएशन कंपनियों की बर्बादी के पीछे उनकी पॉलिसी मेकिंग ही क्या एक बड़ी वजह है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर आज मान लीजिए कि आपने टैक्सेशन उस पर रखा हुआ है 30% और एविएशन फ्यूल के रेट बढ़ गए बहुत ज़्यादा, अब उस पर 30% टैक्स लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ATF के जो टैक्सेशन है उसको कम करना चाहिए ताकि जो इकोसिस्टम है वो चलता रहे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं। हमने कहा जी हमारी पॉलिसी तो ये है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये पॉलिसी इज बिकमिंग डेंजरस फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेक्टर। तो हमारे यहाँ जो रिजिडिटी है, हम लोग मार्केट के हिसाब से पॉलिसी नहीं बनाते हैं, हम पॉलिसी बना के उम्मीद ये करते हैं कि मार्केट पॉलिसी के हिसाब से चलेगी। अच्छा, ये तो आपने हाल देखा भारत की एविएशन कंपनियों का, एविएशन सेक्टर का। विदेशों की एयर कंपनियों का क्या हाल है? हमें ये लगा कि क्या हमारे यहीं डूबते हैं या बाहर भी चल के हिसाब किताब देखें, तो हमने विदेशों का आंकड़ा भी जुटाया। दुनिया भर की एविएशन कंपनियों पर अगर 2021 में करीब 28 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। ये देखिए एयरलाइंस कैसे हमें लगा कि घाटे का सौदा है। विदेशी कंपनियों को देखते हैं। साल 2022 डेल्टा एयरलाइंस, यहाँ आ जाइए, 1.9 लाख करोड़ रुपए ये कर्ज है इन पर। अमेरिकन एयरलाइंस 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। लुफ्थांसा बड़ी मशहूर है, आप सब जानते हैं एयरलाइंस, और ये 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज के तले है। ये हाल इसलिए हम दिखा सकते हैं कि भारत के हिसाब से ही नहीं, लेकिन विदेशी कंपनियों का भी हाल बुरा है। एविएशन इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर एविएशन कंपनीज जो नेशनल कैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्टेड रहते हैं, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा वो सब बजट कैटेगरीज में चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे जस्ट बेयर मिनिमम खर्चा करके पैसेंजर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना ही उनका काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियों ने एयर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्पीट करने की कोशिश करी कि हम उसमें अलग अलग लग्जरीज देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन कंज्यूमर उसकी कॉस्ट नहीं देता है। तो वो कई कारण थे जिसके कारण लॉसेस एक्यूमुलेट हुए, और कई कंपनियों में तो ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट भी हुआ। तो मतलब साफ ये हुआ कि आप लग्जरी बढ़ाइए, लेकिन देखिए कि क्या ग्राहक उतने पैसे दे रहा है। अगर नहीं मिल रहे हैं आपको तो उसको जारी मत रखिए, नुकसान हो सकता है। तो क्या एयरलाइंस कंपनियां और एयरलाइंस का धंधा घाटे का सौदा है? दुनिया के टॉप अरबपतियों में शुमार हस्ती हैं रिचर्ड ब्रैंसन, जो वर्जिन अटलांटिक एयरवेज के फाउंडर भी हैं। ब्रैंसन ने एक बार क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर आपको करोड़पति से लखपति बनना है तो एयरलाइंस खोल दीजिए। मतलब ये कि एयरलाइंस खोलना घाटे का सौदा है। कुछ ही दिन पहले 24 अगस्त को हमने बिहार के टीचर भर्ती को लेकर वहां जो कोहराम मचा था उसकी आपको खबर दिखाई थी। स्टेशनों की भीड़ बहुत ज़्यादा खचाखच भरे हुए थे। एक तरफ वो रिपोर्ट नजर आई, दूसरी तरफ स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की तरफ हम गए कि भाई टीचरों के लिए इतनी मारामारी है तो स्कूलों में हाल क्या है। बिहार के बाद आज हम आपको टीचर डे के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं।
यहाँ भी टीचर्स की नौकरी और स्कूल में टीचरों की कमी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षक दिवस पर टीचर्स का सम्मान किया। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। बेरोजगार बीएड अभ्यर्थी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं, ताकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए फिर से योग्य हो सके। तीसरी तस्वीर बस्ती और सोनभद्र के प्राइमरी स्कूलों की है, जहां टीचर्स के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले प्रयागराज के प्रदर्शन की पड़ताल करते हैं। 21 अगस्त 2023 बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस फैसले से बीएड करने वालों को बड़ा झटका लगा। विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए और सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग करने लगे। जो आज हमारी मांग थी कि हम लोग अध्यादेश के माध्यम से भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से हम निवेदन किए हैं कि हम सभी को पुनः पुरानी स्थिति में लाया जाए, बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक पद में पुनः शामिल किया जाए। शिक्षक दिवस पर प्रयागराज में महापंचायत बुलाई गई। सैकड़ों की संख्या में बीएड डिग्री धारक शामिल हुए और एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बार-बार नियमों में बदलाव क्यों हो रहे हैं। तो 2018 में गजट लाकर दोबारा हम लोग को मौका मिलता है, उसके पहले बाहर किया जाता है, फिर उसके पहले हम लोग बीएड लोग सम्मिलित रहते हैं। बीएड, बीटीसी या तमाम ऐसे प्रशिक्षित कोर्सों के माध्यम से शिक्षक बनाने के लिए सरकार के पास एक नियमित कोई कानून नहीं है। एनसीटीई जिसका कार्य है कि वो योग्यता तय करे, वो अपने खुद की बातों पे खड़े नहीं उतरता है। इस विरोध की कहानी को समझिए। 28 जून 2018 को एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि बीएड धारक भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर प्राइमरी स्कूलों में टीचर बन सकते हैं। बीटीसी करने वालों का कहना है कि इससे उनके सरकारी शिक्षक बनने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि बीटीसी के मुकाबले 3 गुना लोग बीएड का कोर्स करते हैं। इस बीच अलग अलग हाई कोर्ट के कई फैसले आए। विवाद नहीं सुलझा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, 1 से 5 क्लास तक के प्राइमरी स्कूल में सिर्फ बीटीसी वाले ही शिक्षक बन सकते हैं, बीएड वाले नहीं। हम लोगों ने बीएड आरंभ किया। बीएड हमने 2 साल डिग्री पूरी की, उसके बाद हमने यूपी टेट, सी टेट जैसे एग्जाम को हम लोगों ने क्रैक किया और उसके बाद वैकेंसी जब आती है तो हम लोग ने वैकेंसी में परीक्षाएं दी, केवीएस पीआरटी का हमने एग्जाम दिया, हमने वहाँ पे स्कोर भी बहुत अच्छा किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, वो काला दिन आता है 11 तारीख का, हम लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जिसके लिए हम लोगों ने 4 साल से अथक परिश्रम किया था 2019 से लेकर 2023 तक के, और उससे हम लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लाखों बीएड डिग्री धारक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों के लिए ज्यादा संख्या में शिक्षकों की भर्ती होती है। ऐसे में अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो करियर खराब हो जाएगा। बहुत से राज्य हैं देश के जहां टीचर इसी तरह लगातार हमें फ़ोन करते हैं, पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, कोर्ट केस हो जाता है, वो जगह जगह धक्के खाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। रोज़ इस तरह की तस्वीरें हमें आती हैं, फ़ोन आते हैं। देश में एक मोटे से अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा बीएड डिग्री होल्डर हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है। यूपी और बिहार में 35 लाख के आसपास जो है बीएड डिग्री होल्डर हैं जिन्होंने ये क्वालिफाई किया हुआ, अकेले 2 राज्यों में। पूरे देश में प्राइमरी स्कूलों में 20 से 35% पद खाली पड़े हैं। 20 से 35% तक पद खाली पड़े हैं। साल 2022-23 के शिक्षा सत्र में उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा के 5,79,622 पद मंजूर हुए, स्वीकृत हो गए। इनमें से 4,53,954 पद पर भर्ती हो चुकी है, जबकि 1,26,028 पद अब भी खाली हैं। सवाल है कि क्या इन पदों पर शिक्षक रखे नहीं गए?
उत्तर प्रदेश में साल 2018 में बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं निकाली गई। हालांकि शिक्षा मित्र के कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद 2 बार भर्ती निकली, एक बार 68,500 पदों पर और दूसरी बार 69,000 पर, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख से आसपास बनता है ये मामला। 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए 22,000 सीटें खाली रह गई। दूसरी बार 69,000 शिक्षकों के लिए भर्ती हुई 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लग गया। मामला बड़ा है, इसलिए हमें लगा कि ये पूरी चीज समझे कैसे। हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के पास गए। हमने बेसिक शिक्षा मंत्री और जो वहां के माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे उनसे बातचीत की। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तेज है और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, तेज से काम कर देंगे। हम लोगों ने 1,64,000 से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की है और ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से सभी नियुक्तियों को पूरा करने का काम किया है। जो भी नियुक्ति अभी बची है, हम लोगों का प्रयास है कि सभी नियुक्तियां समय से हो जाएं और जो भी केस पेंडिंग है, क्योंकि कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, मुझे लगता है कि कोर्ट का जैसा दिशा निर्देश होगा हम सब लोग उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और सभी शिक्षकों को हम सब लोग उनकी सहूलियत के लिए जो भी कर सकते हैं वो हम सरकार के द्वारा किया जाए। अच्छा, यूपी में एक और खाली पदों को भरने और बीएड धारकों को फिर से शिक्षा पद के लिए योग्य ठहराने की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ क्या है? प्राइमरी स्कूलों में टीचर का इंतजार है, वहां बच्चों को टीचर ही नहीं मिल रहे। कुछ स्कूलों में तो बच्चे ही पढ़ाते हैं, बच्चे ही पढ़ते हैं। स्कूल खोलने का जिम्मा भी स्टूडेंट्स का ही है। यूपी के बस्ती जिले के सदर ब्लॉक में ये दक्षिण दरवाजा प्राइमरी स्कूल है। सरकार कहती है कि 28 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन इस प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। शिक्षक महमूद आलम के कंधों पर क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। 42 बच्चे हैं, जिसमें 4-6 अनुपस्थित है कंटिन्यूस। और अभी हमारे वहाँ समस्या तो सिर्फ एकल की है कि अकेले होने के नाते और किराए की बिल्डिंग होने के नाते यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अकेले शिक्षक होने के नाते विभाग की बैठक है, निपुण लक्ष्य है, दुनिया के सारे कामों को देखते हुए, लेकिन हमें निपुण बनाना है और बच्चों को पढ़ाना है। समस्या तो है ही, उससे हम भाग थोड़ी सकते। हमारी टीम सोनभद्र के बेसिक शिक्षा परिषद के एक स्कूल में पहुंची। वहां हमें कोई शिक्षक नहीं मिला। तुम लोग के मास्टर आए हैं बच्चे? 25 तारीख को आए थे, आज कोई भी अध्यापक नहीं आए हैं ना? बच्चों ने बताया कि स्कूल में कोई टीचर नहीं आता है। छात्रों को शिक्षक के तबादले की जानकारी नहीं है। वो जानते हैं कि टीचर छुट्टी पर चले गए हैं। दक्षिण टोला का अध्यापक ताला खोलने आए थे ना? अच्छा, बच्चे लोग ही खोले हैं ताला? चाबी किसके पास था? इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, खेलकूद करते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। ये जो स्थिति है, इसके लिए महानिदेशक महोदय और शिक्षा विभाग में उनको अवगत करा दिया गया है कि इसका जल्द ही कोई ऐसी पॉलिसी बना के यहाँ पे जो टीचर्स की वैकेंसी है उसको फिल किया जाए। और उनकी तरफ से आश्वासन भी सर की तरफ से हम लोगों को मिला है कि इसमें जल्द ही इसमें कोई कार्रवाई की जा रही है। और टीचर्स को कैसे फिल किया जाए, हमारे जो सिंगल टीचर वाले स्कूल हैं या जो शिक्षा मित्र के भरोसे ही चल रहे हैं, ऐसे में कैसे जिसके अंदर ही हम लोग उसको रिस्ट्रक्चर करें और रेशनलाइजेशन टीचर्स का करें, उसके लिए भी निर्देश मिले हैं। अब तक हमने आपके सामने 3 तस्वीरें रखी, तीनों की कहानी बताई, अभ्यर्थियों की चिंता और सरकार के दावों को दिखाया। प्राथमिक स्कूलों की क्या स्थिति है उसे भी आपने देखा। ये समस्या कब दूर होगी पता नहीं, लेकिन शिक्षक दिवस पर बेसिक मंत्री स्कूलों को डिजिटल बनाने का दावा जरूर कर रहे हैं। हम सब लोगों ने आज से 2-2 टैबलेट को देने की आज से योजना हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से अब पठन पाठन का काम और सारी जो विद्यालयों में विभिन्न तरह के रजिस्टर्स होते थे, मॉनिटरिंग का काम अब आसान हो जाएगा और डेटा डिजिटल फॉर्म में अब यहाँ पे हमारे लखनऊ केंद्र में सारा डेटा उपलब्ध होगा। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। दावे और हकीकत सब कुछ सामने है। अब कुछ और राज्यों में चलते हैं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहाँ की हकीकत भी देखनी चाहिए, क्योंकि हमें लगातार वहाँ के जो टीचर या मान लीजिए जो अभ्यर्थी हैं उनके फोन आते रहते हैं, तो हम उन राज्यों में भी चल पड़े।
पंजाब में भी शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा गर्म है। टीचर्स डे पर मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। संगरूर में अभ्यर्थियों ने जैसे ही सीएम के घर की ओर कूच किया, वहां तैनात पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। पाँच मार्च को एग्जाम हुआ था, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने 5,994 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग रखी है। पंजाब में 19,163 स्कूल हैं। इन स्कूलों में करीब 10,000 पद खाली पड़े हैं। ईटीटी के 5,994 पदों के लिए परीक्षा ली गई है, लेकिन रिजल्ट का इंतजार है। वहीं 6,635 पदों के लिए कोई भी विज्ञापन अभी तक नहीं निकाला गया। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। 2021-22 के सत्र में 5,81,687 शिक्षकों के पद थे। शिक्षक नवीन कुमार दुबे ने बताया कि अभी भी करीब 3 लाख पद खाली पड़े हैं। स्कूलों में टीचर नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। सरकार जो है अभी तक इनके लिए नोटिस नहीं जारी कर पाई है, इनके लिए कोई भी नियुक्तियां नहीं जारी कर रही हैं। इस वजह से ये पद खाली पड़ रहे हैं। लोग जो है रिटायर कर जा रहे हैं, लेकिन उनके जगह पे नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। शिक्षकों के पद खाली क्यों हैं? इस सवाल पर असिस्टेंट टीचर अंजना ठाकुर ने बताया कि सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पुराने टीचर रिटायर हो रहे हैं, नए शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। 222 दिनों से हम लोग यहाँ पे है। AICPI के अनुसार हमारा यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है और शिक्षक है, सबका डियरनेस अलाउंस AICPI अनुଯାयी हो, क्योंकि यहाँ बहुत कम है। दूसरा था कि जोगिया कर्मचारी को स्वच्छता के साथ नियुक्ति हो, जो कई दिनों से बंद है, नहीं हो रहा है। और एक है जो अनियमित कर्मचारी है, उन लोगों को नियमितकरण किया जाए। सहायक अध्यापक अनिल कुमराधुनक ने बताया कि सरकार के रवैये से परेशान है। सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। बंगाल के तमाम शिक्षकों का, तमाम कर्मचारियों का पीठ जो है दीवार में सड़ गया है। ना तो हम लोग अपनी दिनचर्या ठीक से कर पा रहे हैं, ना हम लोग दवा दारू अपने परिवारों में ठीक से कर पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तरह राजस्थान में टीचर भर्ती की मांग उठती रही है। कई स्कूलों की हालत भी बेहतर नहीं है। जालौर जिले के बागौड़ा ब्लॉक क्षेत्र में कई सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन वहां पर पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत पद अभी तक भरे नहीं गए। बगौड़ा ब्लॉक में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 37 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन 5 टीचर ही पढ़ाने आते हैं। सरकारी स्कूल में पद रिक्त पद चल रहे हैं, वो बहुत ही उच्च भविष्य के लिए कमज़ोर पद वक्त है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले टाइम में अब स्कूलों में जितने भी पद खाली है उनको तुरंत भरवाए। राउता में एक पीटी टीचर के जिम में 350 छात्र हैं। नए शिक्षकों के आने का इंतजार है। यही हाल जालौर के बाकी इलाकों का भी है। शारीरिक शिक्षकों के जो पद है उनको भरने के लिए कार्रवाई हो चुकी है, जिला आवंटन हो चुका है और शीघ्र ही 1-2 दिन के अंदर उनके पदस्थापन आदेश जिला मुख्यालय से जारी कर दिए जाएंगे। हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ के स्कूलों की भी पड़ताल की और खाली पदों को भरने के लिए वहां चल रहे प्रदर्शन को भी देखा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और आसपास के जिलों में कैंडिडेट्स कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने BEO ऑफिस का घेराव भी किया। छत्तीसगढ़ में 56,109 स्कूल हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए 2,72,734 शिक्षक हैं। अभी भी 57,000 पद खाली हैं। इंग्लिश नहीं पढ़े, जैसे कि गणित है, गणित वाले को हिंदी वाले कैसे पढ़ा लेंगे? बेटा
12वीं तक कॉमन आप पढ़ते हो कॉमन कुछ भी पढ़े सब, लेकिन हमें समझ आना चाहिए। देखा आपने, स्कूल में टीचर नहीं है, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके पास नौकरी नहीं है। बहरहाल शिक्षा दिवस आज धूमधाम से मना लिया गया। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते थे, इसलिए हमने 5-6 राज्यों की पड़ताल दिखाई, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये बनता था और ये आपका टाइम है। इस बार पहाड़ों ने बड़ा प्रलय देखा। सबसे ज़्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो हिमालय के हिल स्टेशन कितना बोझ सह सकते हैं, इसकी स्टडी कराएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार हिल स्टेशन कितना भार, कितना लोड ले सकते हैं, ले भी सकते हैं या नहीं। केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट 13 पहाड़ी राज्यों में स्पेशल कमेटी बनाने के निर्देश दे। केंद्र का तर्क है कि वो एक एक्सपर्ट पैनल बनाएगा जो राज्यों की तरफ से बनाए गए एक्शन प्लान का मूल्यांकन करेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में ये स्टडी हो सकती है। चंद्रयान 3 का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चंद्रमा की गोद में चंद्रयान के सोने का वक्त शुरू हो चुका है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक खामोशी की मुद्रा में रहेंगे। कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो ये रिपोर्ट देख लीजिए, आपको भी सब समझ आ जाएगा। धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर सफर करने के बाद, अपना मिशन कामयाब करने के बाद, 10 दिन बिताने के बाद हमारा चंद्रयान अब आराम कर रहा है। वैज्ञानिक इसे स्लीपिंग मोड कह रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम के सो जाने की जानकारी दी। कहा कि चांद से जो डाटा भेजा वो हमने कलेक्ट कर लिया है, पेलोड स्विच ऑफ कर दिए। दरअसल इस वक्त चांद के साउथ पोल पर रात है और तापमान -200 डिग्री से नीचे। ऐसे में प्रज्ञान और विक्रम के लिए चांद पर काम करना मुमकिन नहीं। चांद पर एक रात पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। अब 14 दिन बाद लैंडर और रोवर फिर उठेगा। फोकस तो चंद्रयान से आगे भी है। इसरो का अगला मिशन है गगनयान। चांद सूरज वाले मिशन के बाद हम अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, यानी देश की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इसरो चीफ कह चुके हैं कि अक्टूबर में गगनयान मिशन से जुड़ी गुड न्यूज मिलेगी। इस वक्त श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में गगनयान से जुड़े हार्डवेयर जैसे टेस्ट व्हीकल, एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल असेंबल हो रहे हैं। क्रू स्पेस सिस्टम और क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग अक्टूबर में होने की संभावना है। LVM-3 को, जो कि LVM-3 के तौर पे बदला जाएगा, ताकि धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट में क्रू मॉड्यूल को पहुंचाया जा सके। इसमें H जो है वो, H का मतलब ह्यूमन रेटेंट है। बाद में इस रॉकेट का नाम जो है वो HRLV हो जाएगा। दरअसल इसरो का मिशन गगनयान 9,023 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद अंतरिक्ष में उड़ान को इंसान से जोड़ना है। पहले मानव रहित मिशन का आगाज होगा, फिर गगनयान से इंसानों को जोड़ा जाएगा और अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। गगनयान मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान के साथ साथ अपनी क्षमताओं को दिखाना भी है, अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को भी चेक करना है, साथ ही साथ सौर प्रणाली और उसके आगे के ग्रहों का पता लगाना जैसे मिशन के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहली ट्रायल फ्लाइट के बाद मिशन गगनयान का दूसरा फेज अगले साल शुरू होगा, जिसका मकसद व्योमित्र नाम के रोबोट को गगनयान से अंतरिक्ष में भेजना और इसके बाद गगनयान में सवार होकर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे। आज टीचर्स डे है और वर्ल्ड समोसा डे भी। हमने आपको टीचरों से जुड़ी हुई खबर दिखाई, तो अब समोसा से जुड़ी हुई खबर भी बनती है, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान के लिहाज से बड़ी जरूरी थी, इसलिए हम ये खबर आपको खास तौर पे दिखा रहे हैं। 2013 में ब्रिटिश काउंसिल ने ये वर्ल्ड समोसा डे बनाने की परंपरा शुरू की थी। 10 साल का हो गया है समोसा, यानी समोसे को 10 साल ये दिन मनाते हुए हो गए।
समोसे के अंदर आलू कैसे आया और भारत में कहां से मारी इस समोसे ने एंट्री, आपके लिए समोसे की पूरी कहानी। भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में समोसा सबसे पॉपुलर स्नैक्स की तरह है। शक्ल उसकी भले ही हर जगह तिकोनी सी हो, पिरामिड की याद दिलाती हुई, और बेशक उसमें आलू भरा हो या पनीर या मटर या फिर कीमा, सबको अपना समोसा ही सगा, सही, असली और प्यारा लगता है। भारत में सबसे ज्यादा परोसे जाने वाले स्नैक्स में सबसे आगे है समोसा। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कटक तक समोसे का साम्राज्य फैला हुआ है। समोसा चाहे हम कहते हैं इंडियन आया तो बाहर से, मिडिल ईस्ट से था, क्या फर्क पड़ता है। आजकल आप देखते हैं कि तरह तरह के समोसे होते हैं, पंजाब में कैसा, यूपी में कैसा, उसके साथ साथ गुजरात में कैसा पट्टी समोसा, और बंगाल में सिंघाड़ा, सब किस्में अलग अलग हैं, लेकिन उसकी जो शेप है ना, तिकोनी शेप, पिरामिड शेप, वो बड़ी कमाल की होती है। समोसा मूल रूप से भारत का है ही नहीं, जैसे आलू भी नहीं है। शुरुआती जिक्र इसका 11वीं सदी में ईरानी लेखक अबुल फजल बेहाकी ने किया है, और कहा जाता है कि इसकी शुरुआत कजाकिस्तान के आसपास हुई थी, और ईरान के शाही दस्तरख्वानों में तले हुए मैदे की परत के भीतर कीमा, सूखे मेवे और नट्स भर के परोसा जाता था। भारत पहुंचने में समोसा को 300 से 400 साल और लगे, और भारत ने इसे अपना बना लेने में देर नहीं की। 14वीं सदी में भारत यात्रा पर आए मोरक्को के इब्न बतूता ने दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक की शाही दावतों में समोसा परोसे जाने का जिक्र किया। जब तक रहेगा समोसे में आलू, ना तो ये कहावत होती और ना ही ये गाना। अगर यूरोप के लोग यहाँ आलू लेकर ना आते, जी हाँ, माना तो ये जाता है कि स्पेन और पुर्तगाल के लोग यहाँ आलू लेकर आए, फिर आलू की खेती शुरू हुई, और यही आलू देखते ही देखते समोसे की जान बन गया, और नवाबों और सुल्तानों के शाही बावर्ची खानों से निकलकर आम आदमी और गरीबों का पसंदीदा नाश्ता भी। तो हमारे लिए तो रोज ही समोसा डे है। हमारे यहाँ तो कोई भी घर में चाय के साथ समोसा तो जरूरी है। जैसे बिस्किट रस होता है, वैसे हमारे यहाँ समोसे चलते हैं। कुछ भी चाहिए फटाफट से, किधर टाइम नहीं है, कुछ भी मिल जाए तो खा लेंगे, वैसे समोसा है। बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, आलू का स्पेस अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है। सब जानते हैं तला हुआ आलू भरा समोसा सेहत के लिए अच्छा नहीं। कुछ लोग समोसे को बेक करके भी खाने लगे हैं, पर जब सामने आता है तो एक बार तो सब सोचते हैं, एक समोसा खाने से भला क्या हो जाएगा। भले ही वर्ल्ड समोसा डे आज का निकल गया हो, समोसे के लिए कोई दिन कैसे मुकर्रर हो सकता है। हर दिन समोसे का है, और हर दिल का भी। एक और मजेदार बात पता क्या है? 2021 में सिर्फ स्विगी पर समोसे के 50 लाख ऑर्डर आए। ये आंकड़ा खाड़ी मुल्क में अगर हम कुवैत की आबादी को देखें तो उससे ज़्यादा है। अब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि समोसे के दीवाने हमारे देश में कितने हैं। अब बारी आपके कमेंट्स की है, जिसका आपको बेसब्री से रहता है इंतज़ार। बासमती चावल पर कल हमने आपको खबर दिखाई थी, आपके कई मैसेज आए हैं, फटाफट देख लेते हैं। आइए राहुल जी कहते हैं बासमती राइस का गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो पॉलिटिकल लग रहा है। शायद बीजेपी गवर्नमेंट किसानों को नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखना चाहती है। अरे इंडस्ट्रियलिस्ट भी, एक्सपोर्टर भी रो रहे हैं राहुल जी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं। संजीव जैन जी क्या कहते हैं? जगविंदर पटेल सर जी, ग्रेट कवरेज ऑन बासमती पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द हेल्पलेसनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ मदर नेचर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑन बीइंग द ओनली न्यूज़ चैनल विच एक्चुअली रिपोर्ट्स न्यूज़ एंड नॉट प्रोपेगेंडा। थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत मेहरबानी। ये क्या कह रहे हैं विश्वनाथन जी? कह रहे हैं सरकार सही निर्णय ले रही है। सरकार हमने कब कहा कि गलत ले रही है? विश्वनाथन जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। आज की खबरें कैसी लगी इस पे फीडबैक जरूर देना है, और ब्रेक के बाद अखिलेश आनंद के साथ घंटी बजाओ जरूर देखना है। मगर
एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ कल फिर पब्लिक इंटरेस्ट में रात 9 बजे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।